Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज जो हम बात करने वाले हैं शॉर्टी नोट सीरीज़ में एक बहुत ही दीर्घ गंभीर से टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, पर थोड़ा ज़रूरी टॉपिक भी है। अभी हाल के कुछ सालों में, एक्चुअली अभी तक तो उतनी बात नहीं होती थी, अभी हाल के कुछ सालों में इसके ऊपर चर्चा थोड़ी ज़्यादा होने लगी है। ऑब्वियसली हमारे लॉ से रिलेटेड टॉपिक है कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप जानते हैं कि सज़ाए मौत की बात हो रही है, राइट? फांसी की सज़ा की बात हो रही है, कैपिटल पनिशमेंट की बात हो रही है। अब इसमें बात यह है कि अपने आप में जब हम बात करें शॉर्टी नोट में, तो ये एक अपने आप में कंप्लीट एनालिसिस भी हम कर लेंगे कि डेथ पेनल्टी बेसिकली होती क्या है, कैपिटल पनिशमेंट क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ अबाउट, राइट? एंड सेकेंडली, अभी कुछ ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा, कोई ऐसी जजमेंट, कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसी खबर में आई है कोई चीज़ जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का टॉपिक भी है, साथ साथ जीके का, स्टैटिक जीके का भी होगा और कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का भी होगा। तो दोनों ही वजह से इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपको इसको समझने की ज़रूरत है अच्छे से, आराम से। आई नो अ लिटिल डार्क टॉपिक टू अंडरस्टैंड, बट इट इज़ अ वेरी इंपेरेटिव टॉपिक। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इस पे बनने की संभावना हर बार होती है, ठीक है? अब बात हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, कंटेक्चुअल है, मतलब अभी हुआ है कुछ ऐसा, तो उस पर क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। नाउ हम जब बात करते हैं, आपको मालूम है मैग्नेट ब्रेन्स पे एक ऐसा चैनल है जिस पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, कोई फीस नहीं देनी होती, कुछ भी नहीं करना होता। यू हैव टू जस्ट बी देयर एंड आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है और आपको अच्छे से बैठ के तैयारी करनी है, राइट? एंड बाकी हम दोनों मिलकर साथ में सब कुछ वर्कआउट कर लेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट। ऑफ कोर्स आप समझ गए हैं कि जैसे मैंने बोला, सजाए मौत की बात हो रही है, या हम बात कर रहे हैं फांसी की सज़ा जो हमारे यहाँ, क्योंकि डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट किससे हम मानते हैं? हम मानते हैं सजाए मौत की, फांसी, है ना? फांसी दी जाए इसको, ठीक है? हम उसी को समझते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, इंडिया में बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो दोनों चीज़ों का प्रावधान की बात हुई थी पहले, और अभी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रावधान बहुत अलग अलग हैं, अलग अलग तरह से कैपिटल पनिशमेंट जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट पूरी तरह से बंद भी कर दी हैं, राइट? कई जगह बहुत ही हीटियस वे में की जाती हैं, कई जगह नॉर्मली जैसे अपने आप फांसी पे चढ़ाया जाता है, कई जगह कैस्ट्रेशन किया जाता है, कई जगह जो है इलेक्ट्रोक्यूशन के थ्रू किया जाता है, कई जगह शूट कर दिया जाता है, जैसे यूएस वगैरह में। तो ये वाली चीज़ें भी आती हैं, इस पर अलग अलग तरह से होता है इंडिया में भी। लेकिन इनिशियली जब बात हुई थी तो फांसी के साथ साथ शूट करने की भी प्रावधान था, वो फिर बाद में सिविल उसमें जाके, सिविल प्रोसीजर में जाके हट गया। लेकिन अगर आप आर्मी एक्ट की बात करते हैं 1950 का, तो उसमें वो अभी भी है, राइट? नाउ न्यूज़ में क्यों आया मैं आपको ये बता दूं। रिसेंटली, जैसे मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट हैड स्यू मोटो ओपन द रिव्यू ऑफ द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट अवॉर्ड द डेथ पेनल्टी। अब स्यू मोटो मतलब क्या है? ऑन इट्स ओन, मतलब अपने आप, मतलब इसमें कोई भी पिटिशनर या प्लांटिफ की ज़रूरत नहीं थी उनको। मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो अपनी जिसको आप बोलते हैं अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से जब कोर्ट कोई काम करता है ऑन इट्स ओन, तो उसको आप बोलते हैं स्यू मोटो। बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, उसका अगर आप हिंदी में अनुवाद समझेंगे तो उसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन। मतलब हमने अपने आप किया, किसी प्लांटिफ नहीं था कोई। प्लांटिफ मतलब कौन? जिसको आप कहते हैं कि कोई जिसने सुनवाई के लिए किसी ने गुहार लगाई हो ना, तो जैसे नॉर्मल केसेस में कोई पिटिशन दायर करता है या प्लांटिफ होता है, तो उसकी बात पे सुनवाई होती है, तो कोई बात जो होती है रिव्यू के लिए जाती है, या केस जो है वो आगे बढ़ाया जाता है, वट एवर दैट वेज। तो यहाँ पे प्लांटिफ की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे ऑन इट्स ओन सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के लिए बोला है, प्रोसेस बाय विच कोर्ट अवॉर्ड डेथ पेनल्टी। इसके ऊपर अभी चर्चा होनी है, ठीक है? अब बेसिकली डेथ पेनल्टी क्या है? जैसे मैंने आपको कहा, डेथ पेनल्टी जिसको आप कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध में दी जाती है। ऑब्वियसली आप किसी को अगर जान से मार रहे हैं, या अगर इफ़ यू आर डूइंग अ क्राइम विच इज़ ऑफ अ वेरी वेरी हीनियस लेवल, तो उसमें डेथ पेनल्टी देना सबसे अनिवार्य हो जाता है। इंडिया में अभी भी डेथ पेनल्टी दी जाती है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा उंगली उठाते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर जब भी ये होता है तब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन अभी भी इंडियन जुडिशरी में ये चीज़ है, स्टेट करती है। और इसका जो अभी कहते हैं कि जो भी इसका आप कह सकते हैं कि
इन अ वे आप क्या कह सकते हैं कि इसके ऊपर स्टडी ये की जा रही है कि क्या उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है पिटिशंस को, और क्या जो केसेस है इम्पेंडिंग उनको रिव्यू करने की बात हो रही है। ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने की है। ठीक है, अब बात की जा रही है ये किसको कहते हैं। डेथ पेनल्टी नोन एज कैपिटल पनिशमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस सैंक्शन बाय द लॉ वेयर बाय अ पर्सन इज पुट टू डेथ बाय द स्टेट एज अ पनिशमेंट फॉर द क्राइम आफ्टर द प्रॉपर लीगल टॉग। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई अपराधी है और उसका अपराध सिद्ध हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, पूरे लीगल प्रोसीजर के बाद अगर उसका अपराध सिद्ध हो जाता है लॉ में, तो उसको पूरा मौका दिया जाता है अपने आप को निर्दोष साबित करने का। उसको पूरा मौका दिया जाता है गुहार लगाने का हायर कोर्ट में, या उसके बाद आप कह सकते हैं मर्सी क्लेमेंस लगाने की, मर्सी पिटिशन लगाने का, सबका उसको मौका दिया जाता है। लेकिन हर जगह से अगर उसको जिसको कहते हैं कि रखा जाता है, कायम रखा जाता है, तो फाइनली स्टेट की तरफ से कोई एक व्यक्ति नहीं देता, कोई एक पर्सन नहीं देता, एक स्टेट की तरफ से भारत सरकार के द्वारा, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस व्यक्ति को जब सजाए मौत दी जाती है, डेथ के लिए उसको बोला जाता है कि अब इसको डेथ पेनल्टी दी गई है, तो वो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं होती, वो स्टेट द्वारा मानी जाती है और उसको उसके क्राइम के एवज में वो चीज़ दी जाती है, डेथ पेनल्टी दी जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम डेथ पेनल्टी की बात करते हैं तो वो किसी ऐसे छोटे मोटे अपराध के लिए नहीं होगी। इंडिया में एक और प्रावधान है, एक डॉक्ट्राइन है जिसको बोला जाता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स में आपको दी जाती है, मतलब इतना जघन्य अपराध जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जो अपने आप में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, ठीक है, उन केसेस में आपको दी जाती है। अब इसमें बात आप कर लेते हैं, यूज्ड एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट सिंस टाइम इमेमोरियल, the moral acceptability of death penalty, that is the state power to execute people and its circumstances, is a matter of debate globally। जैसे मैंने कहा कि ये कब से देने जाने लगी, कौन ने पहली बार दी थी, कब से हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। डेथ पेनल्टी अभी तो जब ये पूरा ऑर्गेनाइज स्टेट स्ट्रक्चर हो गया है, सेटअप हो गया है, उसकी बात अलग है। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, आपने फिल्मों में देखा होगा कि हाथी के पैर के नीचे कचलवा दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, गर्दन जो है वो कलम कर दी, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी, है ना, ये बातें आपने सुनी होंगी। इनफैक्ट फ्रांस में होता था, इंडिया में होता था, जहाँ जहाँ भी आप मान सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आप मान सकते हैं रूल है, कॉलोनाइजेशन रहा है वहाँ पे हुआ है, जहाँ जहाँ पे मोनार्की रही है वहाँ पे हुआ है, जिसको आप कहते हैं बी हेडिंग करना, आप सऊदी में समझ सकते हैं, जहाँ जहाँ पे भी, मतलब ये इमेमोरियल टाइम से ये चीज़ें होती आई हैं, सजाए मौत देती रहे हैं लोग। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये सबसे कैपिटल पनिशमेंट, मतलब सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट जो है वो लोगों को दिया जाता है, जिसके एवज में उनको मार दिया जाता है। कई जगह पे आप बात करते हैं पीसफुल एंड की, कई जगह आप बात करते हैं तड़पा तड़पा के मारने की, है ना, मतलब कई जगह आप मारने से पहले भी टॉर्चर किया जाता है, या बहुत ही बुरी तरह, जिसको कहते हैं कि सर कलम कर दिया किसी का, या पत्थर मार मार के आपने किसी की जान ले ली, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा ये बना हुआ है कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब 21वीं सदी में जब हम बात करते हैं, हम इतनी बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की एंड वैल्यूइंग ह्यूमन लाइफ, शुड वी पुट दिस थिंग टू एन एंड, लाइक हमें पूरी तरह इसको ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डिबेट का मुद्दा है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर जब काउंसिल बनते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, वो इस पर अक्सर मुद्दा उठाते हैं। डेथ पेनल्टी इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी होती थी, आपको मालूम है कि डेथ पेनल्टी दी जाती थी। हमारे बहुत सारे जो आपको मालूम है सैनिक हुआ करते थे, या आप बात करते हैं स्वतंत्रता संग्रामी हुआ करते थे हमारे टाइम पे, हमारे देश के, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। आपने नाम सुना ही है, आपने भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का आपने नाम सुना है, उनको मारा गया, बाकायदा ट्रायल किया गया, कोर्ट में दिखाया गया, लाइक एवरीथिंग द सेटअप वाज डन कि ट्रायल किया जाएगा, फेयर ट्रायल किया जाएगा, फेयर ट्रायल किया जाएगा, बट इवेंचुअली वी नो कि वो फेयर ट्रायल नहीं था। राइट, आपको मालूम है कि किस तरह से चीज़ें मेड अप कर दी गई थी, किस तरह से चीज़ें जो थी वो किस तरह से उन्होंने अपने हिसाब से, दे हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड, उनको मालूम था कि उनको फांसी पे चढ़ाना है, और किस तरह से उन्होंने ट्रायल को बीच में रोक दिया और ये कहा गया कि भाई आप जो है वो विदाउट एनी ट्रायल, उनको विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी प्रेजेंस और विदाउट इवन प्रूविंग ए पॉइंट उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, और कैसे पहले चढ़ा दिया गया। तो ये तो उस टाइम की बात है। या आप बात करते हैं और लोग की, करतार सिंह सराभा की बात कर लीजिए आप, या उधम सिंह की बात कर लीजिए, तो आपको मालूम है कि पहले भी होता था ये, राइट। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में जब हमारा फ्रेमवर्क बना तो आपको मालूम है कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी तीनों आर्म्स हैं,
राइट। तीनों आर्म्स में जब जुडिशरी की हम बात करते हैं, हम जुडिशरी में आप ये कह सकते हैं इंडिया इज अमंग द फ्यू कंट्रीज दैट रिटेन कैपिटल पनिशमेंट अंडर डिफरेंट लॉज फॉर सीरियस ऑफेंसेस बियॉन्ड द लॉ कमीशन रिकमेंडेशन। अब ये इंडिया बहुत अभी भी जो कंट्रीज़ हैं उनमें से बहुत कम कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने कम्प्लीटली 100% एबॉलिश कर दिया है, हमारे यहाँ अभी भी हमने रिटेन करके रखा हुआ है। ऑफकोर्स हमारे यहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो है वो उसके साथ जाता है। और अगर आप इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं तो तकरीबन अगर आप स्टडी की बात करेंगे तो तकरीबन 755 लोगों को डेथ की पनिशमेंट दी गई है फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टिल टुडे। ठीक है, इसमें बहुत मेजर लोग आ जाते हैं, जैसे निर्भया हत्याकांड जो हुआ था, जो आपको मालूम है रेप केस हुआ था 2012 में, उसके जो अपराधी थे चारों, उनको जो है वो फांसी पे चढ़ाया गया, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। लाइक देयर वाज नो अदर फॉर्म ऑफ लाइक आप उनको और कोई सज़ा दे ही नहीं सकते थे। दैट वाज द मोस्ट मोस्ट वैलिड पनिशमेंट जो आप उन लोगों को दे सकते थे। और पहली बार हुआ था कि 4 लोगों को एक तख्ते पे फांसी पे चढ़ाया गया था, राइट। इसके अलावा आप जैसे बात करते हैं मेमन को दी गई थी या अजमल कसाब को दी गई थी फांसी, तो ऑब्वियसली दीज वर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स। ये ऐसे लोगों को दी गई थी जिन्होंने सोच समझ के अपनी ये जो वारदात थी इसको अंजाम दिया था। ये आउट ऑफ इसको कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता था। इनको ट्रायल का मौका दिया गया, इनको पूरी ट्रायल का मौका दिया गया। ऐसा नहीं था कि एक बार में हो गया या दूसरी बार में इनको फांसी चढ़ा दी गई या इन्होंने कोई अपराध किया और उसके जस्ट बाद इनको चढ़ा दी गई। इनको पूरा मौका दिया गया, इनकी सुनवाई हुई, इन्होंने जज हायर किए, पूरा प्रोसिक्यूशन हुआ, सब कुछ हुआ है। उसके बाद जाके जब सब जगह से इनकी मर्सी पिटिशन वगैरह भी रद्द हो गई, तब जाके इनको फांसी में चढ़ाया गया। ठीक है, ऐसे ही आप सतवंत सिंह बेअंत सिंह की बात करते हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, कहर सिंह, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, उनको फांसी पे चढ़ाया गया। तो दीज आर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स जिसमें आपको ये करना ही था। या कल्पेबल होमिसाइड का कोई मामला होगा, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट की बात होती है, या चुन्नू लाल वर्मा का केस होता है, तो ये ऐसे केसेस थे जिसमें अपहेल्ड करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अदरवाइज अगर आप इतने बड़े देश में, भारत जितने बड़े देश में, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप पूरी तरह से कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे, राइट। नाउ let's come to this. By the end of 2021, 488 prisoners were death row in India under serious offence with introduction proposal of more laws with death penalty. मतलब ये पता किया गया है कि अभी जब आपको मालूम है इंडिया में अंडर ट्रायल केसेस बहुत हैं या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भी बहुत हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं बाय द एंड ऑफ ईयर 2021 488 प्रिजनर्स जो हैं ये आप मान सकते हैं डेथ रो में हैं इंडिया के, बहुत सीरियस, बहुत जघन्य अपराध करने के बाद। और इनको आप कह सकते हैं ये अभी वेट कर रहे हैं किस बात का कि कोई नया प्रपोजल या नया लॉ आ सकता है डेथ पेनल्टी में। जैसे कि आप बात कर सकते हैं पंजाब और मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस डेथ पेनल्टी फॉर कॉजिंग डेथ बाय स्पिरिटस लिकर। ठीक है, ये एक आया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1980, जैसे मैंने अभी आपसे बोला बच्चन सिंह का केस मैंने आपसे बोला था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द सुप्रीम कोर्ट जजेस upheld the constitutional validity of death penalty due to built-in reasonable procedural safeguard and its procedure where is neither arbitrary nor gives any discretion to the judges। ये क्या हुआ था, ये केस अगर आप बात करते हैं बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1979 में हुआ था। इस आदमी ने, जो भी बात हो रही है, 3 लोगों की हत्या की गई और बहुत ही निर्मम हत्या की गई थी, और इसके बाद इसने जो हाई कोर्ट में अपील की थी। ठीक है, तो ये वो वाला केस है, उसको आप एज अ बेंचमार्क मानते हैं। हाउएवर इट गेव द फ्रेमवर्क, इसकी वजह से क्या हुआ, इस केस की वजह से एक आप कह सकते हैं इट गेव अ फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर सेंटेंसिंग जजेस व्हेन डिसाइडिंग बिटवीन लाइफ imprisonment and death sentence। तो इस केस में जो भी चीज़ें हुई, इसमें आपको कहा गया सुप्रीम कोर्ट जजेस ने अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डेथ पेनल्टी के ड्यू टू बिल्ट इन रीजनेबल प्रोसीजरल सेफगार्ड और फिर प्रोसीजर विच इज नीदर आर्बिट्री नॉर गिव एक्सेसिव डिस्क्रिशन टू जजेस। मतलब एक्सेसिव डिस्क्रिशन जजेस को नहीं था, पर इसकी वजह से एक बेंचमार्क सेट किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, इट गेव द फ्रेमवर्क कि आगे जो आने वाले इस तरह के केसेस थे, आगे जो आने वाली इस तरह की घटनाएं थी या इस तरह के जो केसेस थे, उसमें एक आने वाले जजेस को, जो कि सेंटेंसिंग जजेस हैं, जो कि वहाँ बैठे हैं, उस कुर्सी पे बैठे हैं, उनको ये पावर दे दिया गया व्हेन डिसाइडिंग बिटवीन, उनको एक तरह का फ्रेमवर्क, एक तरह का मसौदा बना के दे दिया गया, ठीक है, वो तय कर सकते हैं व्हेन डिसाइडिंग बिटवीन द इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ सेंटेंस। वो इस बात में उनको आसानी होगी थोड़ा कि उनको डेथ पेनल्टी देनी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना है। इवन आफ्टर 40 years ऑफ द जजमेंट द फ्रेमवर्क रिमेन सब्जेक्टिव एंड इज ऑफन मिसरिप्रेजेंटेटेड। अब क्या हो रहा है कि तकरीबन 1980 का केस है, आप समझ लीजिए 40 साल से ज़्यादा हो गए, 42 ईयर्स हो
हो गए हैं, लेकिन आज भी बहुत कोई फ्रेमवर्क तो उसने दे दिया था, लेकिन आज भी क्योंकि इंडिया का जो जुडिशरी है वो बहुत अलग अलग तरह से काम करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं जो हमें कंसर्न में रखने पड़ते हैं, तो आज भी वो जजमेंट बहुत सब्जेक्टिव माना जाता है और उसको काफ़ी हद तक मिस रिप्रेजेंटेड किया जाता है, बहुत ज़्यादा मिस प्रेजेंटेड और मिस रिप्रेजेंटेड माना जाता है। इसी की तरह एक और केस हुआ था छन्नूलाल वर्मा का भी, वो भी इसी तरह का केस था, वो भी काफ़ी लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग डेथ पेनल्टी, के डेथ पेनल्टी को सपोर्ट करने वाले आर्ग्यूमेंट क्या है? डेटरेंस, सबसे बड़ी बात है, डेथ पेनल्टी इज जस्टिफाइड बाय इट्स प्रोपोनेंट for the greater utility of the society. It has brutalization effect, thus creating significant deterrence. In Japan, approximately 3 prisoners are executed per year to reinforce the belief of bad things happening to those who do bad. अब बात यह है कि हमारे यहाँ जब ये बातें की जाती है ना कि ह्यूमन राइट्स वाले बोलते हैं कि भाई बहुत ख़राब बात है और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू करनी चाहिए और डेथ पेनल्टी आप कैसे दे सकते हैं, आपको किसने ये अधिकार दिया? जब भगवान ने हमको जीवन दिया तो भगवान का अधिकार है कि हमको ख़त्म करे या रखे, मतलब ये आप कैसे तय कर सकते हैं? इसके ऊपर इस तरह की बहुत चर्चाएँ होती है। तो आपको मालूम है जो ये लोग चर्चा करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको वही एग्जाम्पल दिया है कि जापान में आपको मालूम है कि अपने यहाँ इंडिया में 770 लाइक मैंने कितने बोला 755 लोगों को अभी तक जो आप बात कर रहे हैं कि डेथ पेनल्टी दी गई है इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर आज तक 75 साल में, राइट? जापान में हमसे इंडिया से कितनी कम पॉपुलेशन है उनकी, कितनी छोटी कंट्री है, उसके बाद आप मान लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली 3 प्रिजनर्स को हर साल तकरीबन वहाँ पे डेथ पेनल्टी मिलती है, क्योंकि एक आपको लॉ कायदा कानून बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक डर बना के रखना बहुत ज़रूरी है लॉ का, क्योंकि आपको ये बताना होगा कि भाई जो आदमी गलत करता है, सोच समझ के गलत करता है, उसके पीछे पूरा इंटेंशन के साथ वो गलत करता है, उसकी जो अंजाम है वो भी बुरा ही होगा, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एज ए डेटरेंट काम करे। भारत में आप क्राइम रेट देख रहे हैं, मतलब लोगों को मालूम है यहाँ पे डेथ पेनल्टी है, आपको मालूम है यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट है, आपको मालूम है यहाँ पे सजाए मौत मिल सकती है, उसके बावजूद लोगों में डर नहीं है, राइट? हमारे यहाँ हर आदमी आज उठा के बोल देता है कि भारत का जो आपको मालूम है कि जो लॉ सिस्टम है वो बहुत ढीला है, बहुत लूप होल्स है, अपने लॉ में से तो कोई भी निकल के बच जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में। आपने ये सब बातें सुनी होंगी, राइट? लेकिन आपको मालूम है कि अगर हम इसको लॉ को इतना स्ट्रिंजेंट नहीं रखेंगे, अगर हम इसमें से कैपिटल पनिशमेंट भी हटा देंगे, तो इतनी बड़ी आवाम को, इतने बड़े लोगों को, इतनी बड़ी जनसंख्या को आप कंट्रोल कैसे कीजिएगा? आप उनको किस चीज़ का डर होना चाहिए? कानून का डर तो उनको है नहीं, छोटी मोटी चीज़ों में तो वो डरते ही नहीं है, उनको लगता है वो फाइन देंगे और वो निकल जाएंगे, राइट? लेकिन अगर आप बात करते हैं डेथ पेनल्टी की, तो कम से कम आपको ये तो मालूम है, उसके बावजूद लोगों को मालूम है कि डेथ पेनल्टी मिलती है, तो भी इतने हीनियस क्राइम्स होते हैं। आपको मालूम है, आपने रंगा बिल्ला का केस सुना होगा, आपने रंगा बिल्ला दिल्ली में केस सुना होगा, इस तरह के अपराध होते हैं। या आपने सुना होगा जो एक नोएडा में जो एक केस हुआ था कि ये पीपल दीज आर इवन इफ दे आर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड पीपल और वट एवर, बट वी कैन नॉट गिव देम अलाउंस फॉर दैट, राइट? आप सोसाइटी के लिए न्यूसेंस हैं, आपका होना अगर सोसाइटी के लिए न्यूसेंस है, यू कैन नॉट कमिट अ होमोसाइड, आप लोगों को मार दीजिए जान से और उसके बाद कीजिए, या कोई सीरियल किलर है आप उसको, आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू गेट वेल, और वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द पर्सन के एक आदमी को बचाने के लिए आप 50 लोगों को एट रिस्क रख दें। Even if you are psychologically not keeping well, then there has to be a line which needs to be controlled, right? आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते वहाँ पे समाज में, आपको कोई ना कोई डेटरेंस के तौर पे काम करना पड़ेगा, और ये डेटरेंस जो है, ये एक फियर जो है, ये कैपिटल पनिशमेंट की वजह से है अभी लोगों में। आप जब बात करते हैं retributive justice की, capital punishment is just a form of retribution as people guilty of associated crime deserves to be punished. As अगर आप जॉन लॉक की बात सुनते हैं, someone violate another right to life, they forfeit their own right to live. ये बड़ा सिंपल सा फंडा है जो जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक आपको मालूम है, अगर आपने नाम सुना है, जॉन लॉक एक थिंकर हैं जिन्होंने ये बात बोली है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट कि वो व्यक्ति, वो इंसान जो जानबूझ के सोच समझ के पूरे होशो हवास में किसी और आदमी की राइट टू लाइफ पे इन्फ्रिंज करता है, या किसी और की लाइफ लेता है, या किसी और की लाइफ ख़राब करता है, या किसी भी वे में जान से मार देता है, ख़राब करता है, इन्फ्रिंज करता है उसकी राइट टू लाइफ का, उसको खुद भी ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है।
और इसी पे अगर आप बात करते हैं तो कैपिटल पनिशमेंट जो है एक तरह से रिट्रीब्यूशन है एज पीपल गिल्टी ऑफ एसोसिएटेड क्राइम्स। वो कोई छोटे मोटे अपराध के लिए दिया भी नहीं जाएगा। आपने अगर इतना बड़ा अपराध किया है तो यू हैव टू ब्लडी पे द प्राइस फॉर दैट। इट इज एज सिंपल एज this, right? Death penalty brings a sense of psychological closure to the family and loved ones of the victim। जैसे कि अभी जब निर्भया केस हुआ तो उसके बाद जब उनकी माँ का इंटरव्यू लिया गया, निर्भया मतलब वो बच्ची जिसका इतनी बुरी तरह से आपको मालूम है इतना ब्रूटल गैंग रेप किया गया था 2012 में, राइट? उसमें जब उनकी माँ का बाद में लिया गया तो उनकी माँ ने ये बोला कि अब जाके मुझे कहीं ना कहीं मानसिक और अंदरूनी शांति जो है वो मिली है कि अब उसके साथ न्याय हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो डेथ पेनल्टी एक सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल क्लोजर ला देता है परिवार के लिए। अदरवाइज वो पूरी फैमिली, ना सिर्फ एक वो व्यक्ति जिसको किया गया वो तो चला गया, ठीक है, लेकिन उसके जो परिवार है जो साथ में उस चीज़ को भुगत रहा था या इतने सालों तक उसने उस तकलीफ को झेला है या उसको नहीं पता कि उसको एक क्यों हुआ उसके परिवार के सदस्य के साथ या क्या चीज़ हुई, तो उसको एक साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं क्लोजर की तरह मिल जाता है कि अब उसको एक तरह से शांति हुई, ये जो अध्याय है ये ख़त्म हुआ, सरकार ने जो अपराधी थे उनको उनके गुनाहों की सज़ा दे दी, अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएंगे। आप सोचिए कि अगर वो ना हो तो ये जो परिवार है ये पूरी ज़िंदगी सफ़र करेगा, क्योंकि जिन्होंने इनके परिवार के किसी सदस्य के साथ ख़राब किया है वो अभी भी चैन की सांस कहीं ले रहा है, खुली हवा में सांस ले रहा है, जिंदा है, राइट? सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल बर्डन कितना ज़्यादा है उस परिवार के ऊपर, तो उनको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल क्लोजर देना ज़रूरी है। नाउ जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, जस्टिस डिमांड दैट द पनिशमेंट अमाउंट मेरिटेड शुड बी प्रोपोर्शनल टू द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। ऑफ कोर्स ये देखा जाता है कि भाई प्रोपोर्शनैलिटी की, कि आपको ये देखना होगा प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कि जब आप इतनी बड़ी सज़ा किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो क्या वो उस सज़ा का हकदार है या नहीं है, क्या उसने वैसा क्राइम किया है कि नहीं, या जिसपे उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कर सकते ना कि आपने कैपिटल पनिशमेंट किसी को दे दी, पता चला किसी कोई जेब कतरा है उसको तो आप कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे ऑब्वियसली, या किसी ने कोई ऐसा क्राइम किया है, किसी ने किसी की गाड़ी चुरा ली या किसी ने घर में किसी की चोरी कर दी, तो आप उसको कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब आपका जो क्राइम है और आपकी जो पनिशमेंट है वो बैलेंस आउट होनी चाहिए, उनका लेवल सेम होना चाहिए, वो जस्टिस करना चाहिए। मतलब इट इज़ अबाउट द कॉल ऑफ द जस्टिस, कि आपको जो अपराध किया है आपने उसका जस्टिस अगर इसका है, इससे मिलता है आपको कि आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाए तो ही आपको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। इट हैज़ टू बी इन द इक्वल proportion. Will of the citizens. It is supported by the vast majority of citizens. That is, in 2012, a survey found that nearly 70% of Indians favored capital punishment continuance. और ये बात कब की हो रही है? 2012 का सर्वे, ये 2012 का सर्वे हो रहा है एग्जैक्टली जब दिसंबर के बाद 2012 में निर्भया का केस हुआ था। उसके बाद जब ये सर्वे लिया गया तो 70% भारतीयों ने इस बात को इस समर्थन किया कि इन लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, इसके अलावा कोई चीज़, कोई और जो पनिशमेंट है वो इसको जस्टिफाई नहीं करती। और इस पे चलते हुए और भी सर्वे हुए कि बाकी चीज़ें भी हुई कि क्या और भी लोगों को कैपिटल पनिशमेंट को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो 70% भारतीयों का कहना था कि कैपिटल पनिशमेंट भारत में होना रहना बहुत ज़रूरी है, इसको हटाना नहीं चाहिए, इसको रिपील नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो विल ऑफ द सिटीजन्स, इंडिया में 70% पीपल वर फॉर द कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, इंसेंटिव to help police, fear of capital punishment incentivize prisoners on death row to help police to get reduced sentences, plea bargaining। ये पुलिस सर्विसेज के लिए भी हेल्पफुल होती है, इंसेंटिव है टू हेल्प, क्योंकि इससे आपका जो अपराधी हैं उनके दिल में एक डर जो है वो पैदा होता है और डर जो है वो कायम रहता है, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट ऑल्सो। अब हम एक तो एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं डेथ पेनल्टी का और कितने कंट्रीज़ में क्या होता आया है। डेथ पेनल्टी का जब हम एग्जीक्यूशन समझते हैं तो 108 कंट्रीज़ ने एबॉलिश कर दिया है डेथ पेनल्टी को। 8 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हैव एबॉलिश डेथ पेनल्टी ऑन ऑर्डिनरी क्राइम्स विच इज़ अ राइट स्टेप। ऑर्डिनरी क्राइम्स में डेथ पेनल्टी का कोई मतलब नहीं है। ऑर्डिनरी क्राइम्स में आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए क्राइम की, तो ही आपको डेथ सेंटेंस देना चाहिए, विच इज़ द राइट थिंग। कंट्रीज हैव एबॉलिश डेथ पेनल्टी इन प्रैक्टिस, नो एग्जीक्यूशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। मतलब 28 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें ऑन पेपर्स या लीगली तो डेथ पेनल्टी नहीं हटाई गई है कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन पिछले 10 साल में कोई भी सिंगल केस ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं आया है। ऐसी 28 कंट्रीज हैं और 55 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने डिटेन किया है डेथ पेनल्टी को, जिसमें से भारत भी एक है। ठीक है, ये स्टार्टिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी वो सुओ मोटो की बात हो रही है, इस वजह से। नाउ
अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन की, being of irreversible nature, death penalty is opposed by UN and agencies such as, इसमें स्पेशली जो UN की भी जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ना, वो इस पर बहुत टेबल जो है बार बार वो होता है कि भाई इसको, क्योंकि इरिवर्सिबल है, आप आदमी को मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो अपनी गलती सुधारे, राइट। तो उस पर उनका कहना है कि ह्यूमन राइट्स के हिसाब से तो बहुत गलत है। यूएन की जो काउंसिल है उसका कहना है कि क्योंकि इरिवर्सिबल है तो आप आदमी को, व्यक्ति को कोई दूसरा मौका नहीं दे रहे सुधरने का, इसलिए आपको रिपील कर देना चाहिए। परमानेंट लाइफ लॉस आप किसी की हो रहा है यहाँ पे, सो इट इज़ नॉट वेरी ह्यूमन, राइट, ये उनका कहना है। सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, उन्होंने इस पे सवाल उठाया है आईसीसीपीआर ने, ठीक है। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, सीआरसी ने इस पे सवाल उठाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, कि कौन कौन से हैं जो कि रिवर्सिबल बात है और कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नहीं चाहती कि डेथ पेनल्टी हो या उसको रिपील कर देना चाहिए। 4 यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन सिंस 2007 फॉर द मोरेटोरियम ऑफ द यूज ऑफ डेथ पेनल्टी, ये भी हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नहीं चाहती डेथ पेनल्टी हो। डेथ पेनल्टी इन इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 21 की बात कर लेते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ऑल्सो अंडर द 7th schedule, criminal law and criminal procedure are under concurrent list leading to various laws dealing with death penalty such as, इसमें बात हो रही है कि हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में, आपको मालूम है कि जहाँ पे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, राइट, तो हर व्यक्ति को राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डेथ पेनल्टी की बात करते हैं, दिस इज एन एक्सेप्शन रूल, दिस इज एन एक्सेप्शन केस, जब आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें आपकी ये जो राइट है, आपकी जो लिबर्टी है उसको रिपील करने की ज़रूरत आ गई, आपने कोई अपराध किया है जिसके चलते हो सकता है। और इस पर हम बात कर रहे हैं किसके हिसाब से, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ये, और कौन कौन सी ऐसी डेथ पेनल्टीज की डीलिंग है, कौन कौन सी ऐसी कॉन्करेंट लिस्ट है जो कि डील करती है विद द वेरियस डेथ पेनल्टीज, पेनल्टी लॉस, विच इज इंडियन पीनल कोड, ऑफ कोर्स 1860 का इंडियन पीनल कोड, आईपीसी की धारा सो एंड सो के तहत आपको सजाए मौत दी जाती है। सुना है ना आपने, आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988, इसके तहत आपको सजाए मौत दी जा सकती है। आर्मी एक्ट, जैसे मैंने कहा कि आर्मी एक्ट में तो आपको दोनों तरह से दी जा सकती है, फांसी में भी चढ़ाया जा सकता है और गोली भी मारी जा सकती है, ठीक है। कोर्ट मार्शल सुना होगा आपने, कोर्ट मार्शल भी हो सकता है आपका। एयरफोर्स एक्ट एंड नेवी एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस किस में इसके ऊपर बात की गई है, ठीक है। आर्मी एक्ट 1950 का, एयरफोर्स एक्ट 1950 का, नेवी का एक्ट लेटर बना है 1956 का, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 का, और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का, ठीक है। इसके अलावा मर्सी पिटिशन, या पावर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर होता है। मर्सी पिटिशन कहाँ जाती है, आप जो है मर्सी की गुहार किससे लगाते हैं, राष्ट्रपति से लगाते हैं। ये जितने नाम मैंने अभी बीच में आपको लिए थे ना, इन सब ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई थी मर्सी पिटिशन की। हालांकि इनको मालूम थी कि वो कैंसिल हो जाएगी, मर्सी पिटिशन इनको मिलने नहीं वाली है, लेकिन क्या है वो प्रोसीजर को डिले करने वाली बात है ना, कि पहले आप सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से मतलब हाई कोर्ट ही मान लीजिए, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप उसके बाद राष्ट्रपति के पास चले गए, तो कुछ नहीं है, तो आप कम से कम टाइम तो लंबा खींच ही रहे हैं, ठीक है, तो वाली चीज़ है। अब इसमें जब हम बात करते हैं, ओके राइट, एथिकल इश्यूज क्या क्या है डेथ पेनल्टी के साथ साथ, नो स्टैटिकल प्रूफ ऑफ डेथ पेनल्टी एज बिगेस्ट डेटरेंट और मोर इफेक्टिव डेटरेंट देन लेस सिवियर पनिशमेंट सच एज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब इसके एथिकल पार्ट ये हैं, जो लोगों ने इस पर प्रो, जो लोग हैं जो मानते हैं कि भैया डेथ पेनल्टी को स्क्रैप ऑफ कर देना चाहिए, उनका ये कहना है कि आप इसको कहते हैं कि डेटरेंट है, पर भारत का अभी आप इतिहास उठा के देखिए या आप हमारी कानून व्यवस्था उठा के देखिए तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि डेटरेंट है। अभी भी क्राइम रेट उतना ही है, लोग उसी तरह के अपराध कर रहे हैं, होमोसाइड भी उतने ही हो रहे हैं, लोगों के साथ बलात्कार भी हो रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, तो कहीं से भी ये नहीं कह सकते आप कि डेटरेंट है या लोगों में डर है डेथ पेनल्टी का। मतलब वो डेटरेंट उतने ही है जितना कोई इससे लेसर, शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या सजाए उम्र कैद की अगर आप सजा किसी को देते हैं तो वो भी उतनी ही लाइफ डेटरेंट है, जितनी वो भी उतनी ही डेटरेंट होगी जितनी शायद आपको लाइफ थ्रेटनिंग या डेथ पेनल्टी होगी। कोई बहुत ज़्यादा फर्क इसमें नहीं देखा जाता, ऐसा नहीं देखा जाता कि कोई रेट ऑफ क्राइम में कोई कमी आई हो, ठीक है। तो डेटरेंट वाला जो पार्ट है उनका कहना है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल है, इसमें कोई चीज़
चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है। कोई स्टैटिकल डेटा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि डेथ पेनल्टी है इंडिया में, इस वजह से क्राइम रेट कम हो रहे हैं या लोगों के अंदर डर है, या आप कहें कि भैया ये जो निर्भया का केस अगर हम मान के चलते हैं एज अ बेंचमार्क, अगर वो भी हुआ तो आप उसके बाद कहें कि उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया में रेप केसेस बंद हो गए। उसके बाद भी कितने रेप केसेस हुए आपको मालूम है। तेलंगाना में जो रेप केस हुआ था वो कितना ज़्यादा था, कितनी ज़्यादा उसमें बातें हुई और बात निकल के आती हैं। या आपको मालूम है इंडिया में दिल्ली में अगर आप बात करें तो कितने केसेस आते हैं इस तरह के। या आपको मालूम है कि एक बच्ची के साथ जो कश्मीर में हुआ था, मतलब आपको मालूम है कि जिसमें एक मंदिर के अंदर एक बच्ची के साथ 8 साल की बच्ची के साथ रेप केस हुआ, उनको क्या हो गया, क्या कर दिया गया उनका। तो आप ये डेटरेंट के तौर पे इसको नहीं बोल सकते क्या ना कि इसके बाद क्राइम होना बंद हो गए, ये कहीं भी किसी भी स्टैटिकल डेटा में निकल के सामने नहीं आया है। ठीक है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ रिट्रीब्यूशन इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी एज डेथ पेनल्टी रिप्रेजेंट एन आई फॉर एन आई दैट इज वेंजेंस रादर देन रिट्रीब्यूशन। अब इसमें गांधी जी का फंडा आ जाता है थोड़ा सा कि गांधी जी कहते थे ना एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो ये बात बोली जा रही है कि ये कोई रिट्रीब्यूशन नहीं है, ये वेंजेंस है, मतलब आँख के बदले आँख वाला आप हिसाब मान रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई सीख या सुधार का मौका आप सामने वाले को नहीं दे रहे। अब बात यह है कि सीख या सुधार का मौका जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी तो उसको सुनवाई का मौका दिया गया था, उसको अपनी बात बोलने का मौका दिया गया था, पर वो अपराध जो है वो सोच समझ के किया गया था, कोई रिपेंटेंस नहीं था, कोई अफसोस नहीं था उस बात का, राइट। उसके बाद इस तरह के जब केसेस होते हैं कि कोई रिपेंटेंस नहीं है, अगर आप बात करते हैं कि अभी मैं सुन रही थी कुछ दिन पहले इंटरव्यू जो बॉम्बे के जो कमिश्नर थे उनका इंटरव्यू मैं सुन रही थी, अब वो रिटायर हो गए, जो अजमल कसाब से उस समय मिले थे, और उनका कहना था कि जो लड़के थे जो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको लाया जाता है, तो इनको मालूम था कि वापस लौट के नहीं जाएंगे, ये एज ए सुसाइड बॉम्बर जैसे आप काम करते हैं वैसे ही आए थे, इनको मालूम था कि वापस लौट के नहीं जाएंगे, इनको मार ही दिया जाएगा। ठीक है। इसी वजह से जिस बोट से ये आए थे उस बोट को भी ख़त्म कर दिया गया था, पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था कि इनको वापस लौट के नहीं जाना है, राइट। एंड दे वर माइंड वर सेट टू डू दैट। वो आए थे, उनको सिर्फ एक मोटिव था कि जितने ज़्यादा हिंदुस्तानियों को आप मार सकते हैं आप मारिए, बिना ये सोचे कि वो कौन से धर्म का है, कौन सी जात का है, लड़का है, लड़की है, बच्चा है, बूढ़ा है, कुछ नहीं देखा गया। उनको सिर्फ ये ऑर्डर दिए गए थे दैट यू हैव टू किल इंडियंस, दैट इज इट। इसके अलावा कोई उनको नहीं दिया गया था, राइट। दिस इज द ओनली मोटिव दैट दे वांटेड टू सर्व। और वो जानते रहे कि उनको मार दिया जाएगा और उनको कोई रिपेंटेंस, कोई अफसोस किसी भी बात की, कोई किसी बात का दुख कहीं से भी नहीं था। ये बात कमिश्नर ने बोली है, ठीक है, बॉम्बे कमिश्नर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है। देयर वाज नो ट्रेस ऑफ रिमोर्स और रिपेंटेंस, नॉट अ सिंगल ट्रेस ऑफ रिमोर्स और रिपेंटेंस। तो आप किस बात पे उनकी अपील ज़रूर की गई, उनको मौके दिए गए, उनको हर चीज़ का मौका दिया गया, पर जो व्यक्ति सोच समझ के आया है, जो सोच समझ के ये कर रहा है, इतने बड़े अपराध को अंजाम दे रहा है, उसको अगर आप कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, अगर उसके साथ अगर आप उसको आई फॉर एन आई नहीं करेंगे, तो आप उसको दोबारा मौका देंगे कि वो फिर इस तरह का कोई अपराध करे, राइट। सो दिस इज व्हाट, कहीं पर आप दोनों प्रोज एंड कॉन्स अगर आप देखते हैं, आई फॉर एन आई ये बात कहने की बात है जो बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, जो ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये कोई तरीका नहीं होता कि आई फॉर एन आई। बट दूसरी तरफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर आप उसका देखते हैं तो अगर आप इस फंडे पे नहीं चलेंगे, अगर आप इस तरह के लोगों को भी डेथ पेनल्टी नहीं देंगे, कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, तो ये फिर से सोसाइटी में जाएंगे और फिर से अपराध करेंगे, राइट। इसमें मैंने एक और केस देखा था जो मैंने सुना था कि यूपी का केस था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बहुत साल पहले पढ़ा था कि एक बच्ची थी, एक लड़की थी, 17-18 साल की लड़की थी, उसका एक व्यक्ति ने उसका रेप किया और उसको जेल में बंद कर दिया गया। सुनवाई चलती रही, बातचीत होती रही, बहुत ज़्यादा उसके जो वकील थे उन्होंने वकील के उनके जो पक्ष थे उन्होंने वो अपना पक्ष रखा, बहुत सारी चीज़ें होती रही, उसको बेल दे दी गई, ठीक है, उसको वो पैरोल पे बाहर आ गया, उसको बेल मिल गई या पैरोल पे बाहर आ गया, दोनों में से कोई एक चीज़ थी। उसने उस बच्ची को, उस लड़की को फिर से ट्रेस किया, उसका रेप किया और इस बार उसका मर्डर कर दिया, ठीक है, और उसके बावजूद वो छूट गया। तो ये किसने मौका दिया उसको, ये दोबारा क्राइम करने का मौका उसको किसने दिया? ये वो जेल के अंदर था, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, लीगल सिस्टम, उसने ये मौका दिया। उस बच्ची की जान उस आदमी ने जो ली नहीं ली वो तो एक अलग बात है, इसका लूपहोल किसका था, इसका ठीकरा देखा जाए तो किसके सर फूटना चाहिए, या कौन जिम्मेदार ठहराना चाहिए, किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? आपको इस सिस्टम को ठहराना चाहिए जिसमें ये प्रोविजन था कि इस तरह के अपराध करने के बाद भी वो आदमी बेल पे या पैरोल पे बाहर आ सकता था।
था और उसने उसको कोई गिल्ट नहीं थी, उसको कोई पछतावा नहीं था, उसके अंदर बल्कि वेंजेंस था। उसने वापस उस लड़की को ट्रेस किया और उसको मार दिया। कैन यू बीट दैट, राइट? सो ऑफ कोर्स विद पीपल ऑफ दिस साइकोलॉजी जो कि इतने विकेड माइंडसेट के हैं, उनको ठीक करने का कोई तरीका होना बहुत मुश्किल है। Also lack of supporting evidence on the psychological closure of the family often directly to as a situation। अब इसमें ये कहना है भाई इन लोगों का कि दूसरी बात जो हमने कहा कि साइकोलॉजिकल क्लोजर हो जाता है परिवार का, ठीक है, तो उनका कहना है कि इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। वो ठीक है, एक आध आदमी किसी ने कह दिया कि हमको बड़ी शांति मिल गई, हमारी जो बेटी के साथ जिन्होंने किया था उनको फांसी मिल गई, या कोई भी और भी अगर आप बात करते हैं। लेकिन इनका ये कहना है जो इसके फेवर में है कि भाई डेथ पेनल्टी रिपील कर देनी चाहिए, उनका ये कहना है कि ये बात सिर्फ हवा की है, इसका कोई स्थापित कोई डेटा हमारे पास सामने नहीं आया है कि साइकोलॉजिकल क्लोजर होता है परिवार के लिए, ठीक है। अब बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही स्टूपिड सी बात भी है, साइकोलॉजिकल क्लोजर आप कैसे लाएंगे, या आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे, या आप उसका कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? आप उसमें कोई भी डेटा, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा आप कैसे सामने रख सकते हैं कि किसी परिवार का जो लॉस हुआ उसको साइकोलॉजिकल क्लोजर मिला या नहीं मिला उस अपराधी को सजा मिलने से, राइट? तो ये एक बात उन्होंने उठाई है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, राइट? तो ये एथिकल इश्यूज उन्होंने डेथ पेनल्टी से रिलेटेड उठाए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मोरालिटी ऑफ डेथ पेनल्टी इज क्वेश्चनेबल एज इट आउटकास्ट द गिल्टी बिलो द स्टेटस ऑफ मैन एंड सिटीजन। इट इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड वायलेटिव ऑफ द इनएलिएनेबल राइट ऑफ लाइफ इवन ऑफ दोज हु आर ऑन द अदर साइड ऑफ द लॉ। अब ये अगेन वही वाली बात है कि भाई इनका कहना है कि आपने, जब भगवान ने हमको जन्म दिया है, भगवान के हाथ में है सब आदमी का जीना मरना, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी स्टेट ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि किस आदमी को जिंदा रहने का अधिकार है और किसको मार देना चाहिए? मतलब ये बेसिकली उनका कहना है कि भाई आप तो यहाँ पे किसी इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, ना आप उसको नागरिक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो आपकी प्रॉपर्टी है और आपने डिसाइड कर लिया कि इसकी लाइफ का क्या होना है, ठीक है। ये वो है एक तरह का जो ऑन द साइड ऑफ रिपेलेशन ऑफ द डेथ पेनल्टी है, उनकी साइड का मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स बता रही हूँ, ठीक है। उनका कहना है कि पूरी तरह से मानवता के अगेंस्ट है, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, और इसको देखा जाए तो ये बेसिकली हर व्यक्ति का जो बेसिक राइट टू लाइफ एंड राइट टू एग्जिस्टेंस है उसको ख़त्म करता है, उसको पूरी तरह से नस्तनाबूद करता है। हमें उनकी भी राइट, उनकी भी ज़िंदगी की रक्षा करनी चाहिए, उनको भी जीने का अधिकार है जो कि आउटलॉ हैं, ठीक है। ये बात बोलता है जो लोग लॉ नहीं मानते उनको भी जीने का सामान्य अधिकार प्राप्त है, या जिनको जो नॉर्मल प्राप्त है उनको भी होना चाहिए, ये बात बोली गई, ठीक है। अब इसमें आप बात करते हैं, ये वो बोलते हैं सपोर्टिंग डेथ पेनल्टी ऑन ग्राउंड दैट इट हेल्प्स पुलिस इज worrisome as similar argument can be used to justify torture, privacy violation and other unethical practices। ये बात थोड़ी सी सेंसिबल हो सकती है कि अगर आप डेथ पेनल्टी को इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा पुलिस को सपोर्ट करेगी, तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें होती हैं, जो कार्रवाई की जाती है वो जस्ट हो। कई बार बेगुनाह लोग भी, या कई बार इनोसेंट लोग भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं, या कई बार आपको मालूम है कि वो लोग भी इसमें उलझ जाते हैं। और आप कह सकते हैं कि कई बार आप यू नेवर नो दैट जो चीज़ है वो अच्छे के लिए बनाई गई है, पर उसका अदर साइड क्या है, या अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन क्या है, हो सकता है। इस कारण आप ये भी कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ये भी सपोर्ट करता है कि हो सकता है इस कारण प्राइवेसी वॉयलेशन हो, या थर्ड डिग्री दी जाए, या टॉर्चर किया जाए, या कस्टोडियल जिसको बोलते हैं जो टॉर्चर है वो ज़्यादा बढ़ जाए, उसके केसेस ज़्यादा बढ़ जाए, या अनएथिकल प्रैक्टिसेस को आप थोड़ा सा और मोटिवेट करें बिकॉज ऑफ द डेथ पेनल्टी, आप उसको इन प्लेस जो रखने की बात कर रहे हैं उससे, ठीक है। इसके बाद restorative and rehabilitative aspect of justice gets sidelined when law and order is approached from the perspective of retributive justice. For instance, with increase in education and socio-economic condition of the people, even serious crimes decline. Now, let me make it very clear to you that all the things that have been spoken about here, ये एथिकल साइड की बात करते हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि डेथ पेनल्टी क्यों नहीं होनी चाहिए, और ये उन संस्थानों की बात है, उन संस्थाओं की जिनका नाम मैंने आपको बताया, जो उसको सपोर्ट नहीं करते, और उनके क्या आर्ग्यूमेंट हैं, राइट, ये बात है। अब उनका कहना है कि रिहैबिलिटेटिव एस्पेक्ट जो है आप इसका पूरी तरह नकार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कोई इंसान, व्यक्ति जो है कभी ठीक हो ही नहीं सकता। आपको लग रहा है कि भाई कोई आदमी जो है उसको परमानेंट, आप उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप उसको मार दें, आप उसको
उसको फांसी पे चढ़ा दें एंड दिस इज इट। आप ये नहीं सोच पा रहे कि हो सकता है वो व्यक्ति जो है सुधर जाए, हो सकता है कभी वो डाकू से साधु बन जाए, मतलब ये जो चीज़ें हैं आपको लगता है, और इसके लिए फिर वो बहुत दुनिया भर की चीज़ें निकालते हैं। इसके लिए वो पुरानी जो हिस्ट्री है वो निकालते हैं, फिर वो कहते हैं कि कैसे एक डाकू जो है वो साधु बन गया और अंगुली मार की बात हो जाती है, बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंट उसकी सुनने बात करें तो बहुत सारे बातें जो है वहाँ पर निकल के आती हैं, और वो कहते हैं रिहैबिलिटेटिव, बट अगेन दे मिस द पॉइंट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। क्या आपको नॉर्मल केसेस में सज़ा नहीं दी जा रही है ना, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये जुवेनाइल की बात हो जाती है कि भाई 18 साल से कम है। आपको मालूम है निर्भया के केस में एक जो था वो 18 साल से कम था, तो उसको जुवेनाइल हाउस में रखा गया, सब कुछ हुआ, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, उसको फांसी नहीं दी गई, राइट। तो सिंपल सी बात, जो लोग फेवर कर रहे थे, जो लोग बहुत ज़्यादा जिनके अंदर आक्रोश था, उनका कहना था दैट इफ द पर्सन वाज ओल्ड इनफ टू कमिट द क्राइम लाइक दैट, राइट, सो ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड जुवेनाइल। वो बच्चों वाला क्राइम नहीं किया उसने, इतना जघन्य अपराध करने वाला कोई बचपना नहीं था ये, इट वाज अ सोचा समझा हुआ अपराध था ये, राइट। तो आप उसको जुवेनाइल कंसिडर नहीं कर सकते। इवन जुवेनाइल लॉ के ऊपर और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर भी इसके बाद बहुत ज़्यादा बात हुई, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जो उसको सपोर्ट करते हैं वो कह रहे हैं कि रिट्रीब्यूटिव जस्टिस की अगर आप बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, अगर जैसे जैसे अगर हम उनको पढ़ाएं लिखाएं, इकोनॉमिक चेंज हो, सोशल चेंज हो, उनको पढ़ाने लिखाने से अगर आप उनको अवेयर बनाएं, अगर आप उनको अवेयरनेस फैलाएं, अगर आप उनको सही गलत का फ़र्क समझाएं, तो शायद ये क्राइम जो हैं दोबारा ना हो। और उनका कहना है कि भैया हर तरह का जो क्राइम है, सीरियस क्राइम रेट जो है वो डिक्लाइन होता है, धीरे धीरे नीचे आता है। आप यहाँ पे सुधरने का मौका नहीं देते क्योंकि आपने इंसान को ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये उन्होंने एक और बात बोली। अब सिंस 1992 इंडिया हैज सीन कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन मर्डर रेट फ्रॉम 4.6 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन टू 2.7 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन इन 2013। अब उनका कहना था कि आप देखिए, अब मर्डर जो है, मर्डर जैसा क्राइम है ना, हीनियस क्राइम हुआ कि नहीं हुआ, तो आप देखिए कि मर्डर का क्राइम जो है कम हुआ है, रेट जो है उसका कम हुआ है। 1992 में जो था, आप डिक्लाइन देखते हैं तो पहले जो था 4.6 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन था, अब 2.7 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन हो गया है 2013 में, ठीक है। अगर आप इसको करते हैं इस परसेंटेज के हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो उनका कहना है कि आधा हो गया है ना, लेकिन आधे के बाद भी बहुत ज़्यादा है अगर आप ये मानते हैं। और अगर आप ये वो है जो रिपोर्टेड केसेस हैं, इंडिया में कितने केसेस अनरिपोर्टेड चले जाते हैं हमें वो भी मालूम है, राइट। हमें ये भी मालूम है कि अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में देखते हैं तो किस तरह के क्राइम्स आते हैं, किस तरह के ऐसे क्राइम्स आते हैं जिनके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, आदमी चाह के भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अदालत तक पहुँच ही नहीं पाती, आउट ऑफ कोर्ट ही रह जाती हैं। लीगल एवोल्यूशन क्या रहा है डेथ पेनल्टी का अगर भारत में देखते हैं तो, जैसे मैंने आपसे कहा था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या केस था, 3 लोगों की हत्या की गई थी, उसके बाद उन्होंने गुहार लगाई हाई कोर्ट में, लेकिन वो मानी नहीं गई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, कंसिडर एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स ऑफ क्राइम एंड द अक्यूज यूज डेथ पेनल्टी ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ये जो है स्टैब्लिश हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग क्या होता है, एग्रीवेटिंग अगर हम समझते हैं तो सिंपल सी बात में अगर समझें कि एग्रीवेटिंग मतलब होता है कि आपका जो क्राइम रिकॉर्ड है वो देखा जाता है ऑफेंडर का, और ये देखा जाता है कि आपने जितना पेन या कितनी आपने ट्रबल जो है वो इन्फेक्ट किया अपने विक्टिम को, ठीक है, ये देखा जाता है एग्रीवेटिंग केसेस में। मिटिगेटिंग क्या होता है, मिटिगेटिंग पार्ट उसमें देखा जाता है डेथ पेनल्टी में कि कोई जिसको आप कहते हैं कि आपने किसी तरह से आपके जो एक्शंस थे, उसने जो फेलनी है आपकी, उसको किसी तरह से आप उसको मिटिगेट कर दिया, आपने उसकी सीरियसनेस को, या आपने कह सकते हैं कि आपने उसको थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ी सी उसकी जो सीरियसनेस थी, जो आपने जो नुकसान पहुंचाया था विक्टिम को, वो थोड़ा सा उसका प्रभाव जो है वो कम हो गया, इसके बारे में देखा जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर सिंपल सी भाषा में इसको, तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो मिटिगेट कर देते हैं, मिटिगेट द सीरियसनेस, ठीक है, सीरियसनेस और पेनल्टी दोनों को मिटिगेट कर देते हैं वो, ठीक है, पेनल्टी ऑफ अ फेलनी, ठीक है, फेलनी बाय रेंडरिंग द एक्शन, मतलब बेसिकली क्या समझे, एक्शन ऑफ द क्रिमिनल मोर रीजनेबल, ऑफ द क्रिमिनल मोर रीजनेबल और लेस गिल्टी, मोर रीजनेबल और लेस गिल्टी, ठीक है।
ये बात हो गई कि ये हो गया मिटिगेशन। तो ये चीज़ जो थी वो यहाँ पे आई, ठीक है। इसका ये चीज़ जो है वो यहाँ पे इस वाले बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की अगर आप बात करते हैं तो इसमें होमोसाइड का मामला है, जिसमें ये बहुत बहुत लैंडमार्क केस कहलाता है ये भी, जिसमें 17 लोगों की जान गई थी, 17 लोगों की वायलेंटली हत्या की गई थी और घर वगैरह में भी आग लगा दी गई थी। काफ़ी वायलेंट केस था ये। इसके बाद हुआ आइडेंटिफाई द मैनर इन विच द क्राइम वॉज कमिटेड, मोटिव, द एंटी सोशल नेचर ऑफ द क्राइम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द विक्टिम। इसमें बात की गई कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अकाउंट में रखी जाएंगी, ठीक है। आइडेंटिफाई किया जाएगा किस तरह से क्राइम किया गया है, किस सोच के साथ किया गया है, क्या उसका एंड रिजल्ट था, किस व्यक्ति ने किया है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, मोटिव क्या था। मोटिव जो है क्राइम के पीछे वो देखा जाएगा, वरना अगर मोटिव अगर आपने हटा दिया किलिंग के पीछे से, तो अगर जैसे कि भगत सिंह ने ये बात बोली थी अदालत में कि अगर आप मोटिव जब तक आप नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ के पीछे अगर मोटिव हो नहीं होगा तो एक वो व्यक्ति जैसे जज है जो अगर पास करता है जजमेंट उसमें और एक हत्यारे में कोई फर्क नहीं होगा। डिफरेंस इज ओनली ऑफ द मोटिव। तो मोटिव को बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई थी। मोटिव, एंटी सोशल नेचर ऑफ द क्राइम, कि क्या आप सामाजिक तत्व जो कहते हैं ना असामाजिक तत्व हैं उसको देखा गया। उसके अलावा मैग्नीट्यूड क्या है, कितने स्तर का, कितना हीनस है वो जो क्राइम जो आपने किया, और पर्सनैलिटी क्या है विक्टिम की, ये सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब मैं बात करती हूँ अदर इश्यूज इन डेथ पेनल्टी, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, ड्यू टू द कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क ऑन एग्रीगेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स, ये तो आप समझ गए, मैंने आपको समझा दिया एग्रीगेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस ड्यू टू डिस्क्रिशनरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ये जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इसमें कहा गया कि जो डेथ पेनल्टी के साथ इशू है वो ये है कि आपने बोल तो दिया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, बट इसका प्रोविजन क्या है, इसका बेंचमार्क क्या है, या इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, राइट। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये है कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो आ जाता है यहाँ पे जज का या बेंच का, तो इसके ऊपर है कि किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है उसको, कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंसिडर कर रहा है या नहीं, ये प्रॉब्लम है। लैक ऑफ इंटेग्रिटी आ गया, एज मीडिया प्रेशर ऑफन डिक्टेट द कम्युनिटीज कलेक्टिव कॉन्शियस। इसमें जहाँ से बात आती है कि मीडिया क्योंकि आजकल बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगा है, तो मीडिया कई बार जो कॉन्शियस है वो बनाता है लोगों का, या उनकी सोच को जो है एक तरह से इन्फ्लुएंस करने लगा है। तो एक तरह की धारणा बन जाती है, या एक तरह का दुनिया में पहले ही कोई जो केस अंडर ट्रायल है उस पर ही धारणा लोगों की बन जाती है, उसी पे लोगों का माइंडसेट बन जाता है। एक तरह से आप पहले ही किसी को गुनहगार ठहरा देते हैं विदाउट बीइंग प्रूवन। अदरवाइज पहले क्या बोला जाता था, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट। तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला जो फैक्टर है वो अब थोड़ा सा मिटिगेट हो गया है, क्योंकि मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि मीडिया जो है आपका कॉन्शियस जो है वो बना रही है। आपको पता चले नहीं चले, आपको एक धारणाएं जो है वो मीडिया के हिसाब से इन्फ्लुएंस हो रही हैं और समाज उस हिसाब से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। एडवर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब विद स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमैटिक इशूज सच एज लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनएक्टिव प्रोसिक्यूशन एटसेट्रा। लॉन्ग डिलेज मतलब आपको मालूम है डेथ रो प्रिजनर्स, जैसे मैंने कहा कि 400 से ज़्यादा अधिक अभी प्रिजनर्स जो हैं वो जेल में हैं, जो कि डेथ रो का इंतजार कर रहे हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर द चेंजेस और द प्रोसीजरल थिंग्स दैट कैन हैपन, राइट, इन ट्रायल्स, अपील एंड देयर आफ्टर एग्जीक्यूशन क्लेमेंसी। एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी मतलब इसके बाद एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी के लिए भी, तो आपको मालूम है इन जनरल आपसे क्या बात की जा रही है कि प्रोसीजर जो है वो बहुत लंबा है, इसकी बात की जा रही है। मर्सी प्ली या जिसको क्लेमेंसी पिटिशन कहा जाता है, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाई जाती है, मर्सी प्ली लगाई जाती है। फॉर अ पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, मर्सी प्ली इज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्ट। मतलब जब आपने हायर कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट कर लिया, उसके बाद सिर्फ मर्सी पिटिशन कहाँ दायर की जा सकती है, राष्ट्रपति के वहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रपति के सामने की जा सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्ट आखिरी जो बचता है वो यही बचता है। क्लेमेंसी के लिए आप कहाँ पे जा सकते हैं, आप राष्ट्रपति से गुहार लगा सकते हैं। इसमें आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केस। कुछ केसेस होते हैं जिसमें राष्ट्रपति को में ये पावर निहित है, उनमें ये पावर निहित है कि वो चाहे तो आपकी जो सज़ा है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, या अगर आपकी जो मौत की सज़ा है उसको लाइफ इन प्रिजन में बदल सकते हैं, या उनको आपको ईजी वो कुछ दे सकते हैं। इसका ज़रूरी नहीं है डेथ पेनल्टी को आपकी मोल्ड किया जा सकता है ऑन द पिटिशन जो कि आपने दायर की है राष्ट्रपति को भारत के।
It extends to cases of court-martial, death sentence on matter of which executive power of the union extends, he she bound to act to the aid and advice of the council of ministers. ठीक है. Similarly, under Article 161, the governor is empowered to grant pardons, etc., and to suspend, remit, or commute sentences in certain areas, in certain cases. पर ज़्यादातर ये जो है ये प्रेसिडेंट के पास होते हैं, निहित होते हैं पावर्स. और ये बात हो रही है अगेन, ये वही वाली बात है, इट एक्सटेंड टू पावर्स कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स, ही शी इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ये वहाँ पे यूनियन ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है, यूनियन गवर्नमेंट की, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की है. जब हम राष्ट्रपति की बात कर रहे थे तो हम यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम क्योंकि गवर्नर की बात कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर स्टेट्स की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. नाउ वाई डू वी नीड मर्सी पिटिशन, हमें मर्सी पिटिशन की ज़रूरत क्यों है? रामनाथ कोविंद जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे हमारे राष्ट्रपति जी, अब ये बात हो रही है कि क्यों है मर्सी पिटिशन एड्स अ ह्यूमन टच टू द जुडिशियल प्रोसेस एज पनिशमेंट कैन बी रिव्यूड बियॉन्ड द लीगल एंगल. तो ये बात ये हो रही है कि एक तरह का जो मानवीय एक आप एंगल जो है इसको देते हैं कि लीगल प्रोसीजर के अलग तरह से जाके भी अगर आपको लगता है कि एक आपने कोई चीज़ की है जिसके लिए आपको लगता है कि आप माफ़ी मांग सकते हैं या मर्सी पिटिशन लगा सकते हैं, तो आप उसके लिए दया याचिका जो है वो लगा सकते हैं. राष्ट्रपति को तो आप कर सकते हैं, एक लीगल एंगल की जगह उसको एक थर्ड डायमेंशन भी यहाँ पे मिलता है. इट कैन हेल्प इन सेविंग इनोसेंट पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट ड्यू टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और इन केस ऑफ डाउटफुल कन्विक्शन. अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आप मान लीजिए कि कहीं पे अगर लगता है कि कोई कोई बीच का कोई लूप होल रह गया है या कोई जजमेंट जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पे कहीं पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं है, कन्विक्शन नहीं है जजमेंट पे, वहाँ पे अगर कोई इनोसेंट आदमी है या कोई उसकी जैसे आप कह सकते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या सिचुएशन है, उसको दोबारा से एक बार एनालाइज किया जा सकता है, दोबारा से उसकी सुनवाई हो सकती है और एक सेकंड चांस उसको दिया जा सकता है. Miscarriage of justice, doubtful conviction can happen due to prevalent crisis in the criminal justice system because of issues such as torture, fabrication of evidence, poor legal aid. और ये क्यों हो सकता है अगर हम ये बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी जुडिशरी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जुडिशरी में जो लूप होल्स हैं वो अपनी जगह है, उनको हमको मानना पड़ेगा कि कई बार फैब्रिकेशन होता है, कई बार जो तथ्य हैं उनको मोड़ तोड़ के पेश किया जाता है, कई बार जो कॉन्विक्ट है उसके खिलाफ जो एविडेंसेस इकट्ठा किए जाते हैं वो सही नहीं होते, उनको फैब्रिकेट किया जा सकता है, या एक जो प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर जो है वो बहुत ढीला हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है, या फिर टॉर्चर वगैरह का भी उसमें एक साइड हो सकता है. इस वजह से अगर इस तरह का कोई मामला है तो इसमें मर्सी पिटिशन हेल्प कर सकती है. पार्डनिंग पावर्स की हम बात करते हैं. रिस्पाइट मीन्स टू अवॉर्ड अ लेसर पनिशमेंट इन कंपैरिजन टू द वन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ. मतलब क्या है पार्डनिंग का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया जाएगा कि जाओ घूमो आज़ाद, ऐसा नहीं होता. मतलब ये है कि आपको कैपिटल पनिशमेंट दी गई है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, या लाइटर मोड ऑफ पनिशमेंट जो है वो आपको दी जाएगी आपके जो मेन पनिशमेंट है उसकी जगह पे. Pardon means to set free or absolve the person from the punishment imposed on him by the court of law for the said offense. ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है, कैपिटल पनिशमेंट में नहीं के बराबर होता है. ठीक है, चाहे तो प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं, लेकिन चाहना बात अलग है, लीगली इम्प्लीमेंटेशन में चीज़ें अलग हो जाती हैं कि आपको बिल्कुल बोला जाए कि आपको आयत से बाइज्जत बरी किया जाता है, ये बहुत कम होता है. ठीक है, हो सकता है लेकिन आप मतलब इसको प्रैक्टिकली आप इसको मानिए कि फीजिबल नहीं है ये. रिप्रीव मीन्स टू ग्रांट अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर द सेंटेंस फॉर द टेम्पररी पीरियड. मतलब इसको आप थोड़े अस्थायी काल के लिए आप इसको रोक सकते हैं, या आपको जो एग्जीक्यूशन है उसको रोक सकते हैं, या आप उसको टाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. कम्यूट मीन्स टू ऑल्टर सब्सटीट्यूट द कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम द हार्डर वन टू द लाइटर वन. मतलब आपको कोई बहुत जघन्य अपराध आपने किया है, आपको बहुत बड़ी सजा मिली है, लेकिन उसको लाइटर कर दिया जाए, ये भी हो सकता है. ठीक है, रिमिशन का मतलब ये भी होता है कि रिडक्शन ऑफ सेंटेंस फॉर द पर्सन विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस, ये भी किया जा सकता है. कई बार जैसे इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 20 साल की सजा है तो उसको 10 साल की भी की जा सकती है, इस तरह से भी हो सकता है. लाइक मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ. ठीक है, कि नेचर ऑफ पनिशमेंट सेम रहेगा बट ड्यूरेशन जो है वो कम कर दी जाएगी, तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं. अब इश्यूज क्या होते हैं मर्सी पिटिशन के साथ? पहली बात तो ये है कि कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है टू एक्ट ऑन द मर्सी प्ली लीडिंग टू द लॉन्ग डिलेस. एक तो बात ये है कि आपने जब गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास कोई गया है तो आप उनको कोई किसी टाइम बाउंड नहीं है कि आपको इतने टाइम में जवाब देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, प्रोसीजर जो है वो डिले हो जाएगा. ठीक है, लॉ कमीशन हैज हाईलाइटेड सर्टन प्रेसिडेंट हु पुट ब्रेक्स ऑन द डिस्पोजल ऑफ मर्सी पिटिशन. इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं कि आपको कोई जिसको आप कहते हैं कि
जस्टिस जैसे अपन कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो वाला फंडा यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि कोई कंपल्शन नहीं है कि वो रीज़न ने या आपको बताएं कि उन्होंने अगर कोई पिटिशन है उसको क्यों माना या क्यों नहीं माना, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ मर्सी पिटिशन, पर वो सब्जेक्ट यहाँ पे होता है लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। मतलब इसमें अगर आप बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू का वो होता है, सब्जेक्ट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक्सप्लेन करें कि उन्होंने क्यों एक्सेप्ट की या क्यों नहीं की, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है थोड़ी सी। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, अपन आगे क्या देख सकते हैं या आगे क्या बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपन ने इस पर समझ ली हैं। आगे का डिस्कशन इस मामले में क्या हो सकता है, सी डेथ पेनल्टी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट डिमांडिंग ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन इट्स यूज। ऑब्वियसली आपको मालूम है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है, हमारे यहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ द रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, तो आपको उसको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, ताकि अगर आप उसको रख रहे हैं डेथ पेनल्टी को या कैपिटल पनिशमेंट को, तो आप इंश्योर करें कि उसी व्यक्ति को मिली है जो कि इस कैपिटल पनिशमेंट का हकदार था या जिसको दी जानी चाहिए थी, ठीक है। द रीसेंट गाइडलाइंस फ्रॉम एससी ऑन प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस ऑफ अक्यूज्ड फेसिंग डेथ पेनल्टी एट द ट्रायल स्टेज इटसेल्फ इज अ स्टेप टू ब्रिंग प्रोसीजरल फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी व्हाइल अप्लाइंग बच्चन सिंह टेस्ट। ये बच्चन सिंह टेस्ट वाला जो बच्चन सिंह का मैंने आपको बताया, उसमें एससी ने कंसिडरेशन में लेने की बात की है मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस को, ठीक है, ऑफ अक्यूज्ड फेसिंग डेथ पेनल्टी एट द ट्रायल स्टेज इटसेल्फ इज अ स्टेप टू ब्रिंग प्रोसीजरल फेयरनेस। मतलब इससे क्या होगा, एक प्रोसीजरल फेयरनेस आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी आनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और किसको दिमाग में रख के आपको वर्क करना है, बच्चन सिंह का केस जो है उसको रख के। Now, at the same time, the state must work on the progressive development of human rights to ensure human dignity and to serve the cause of fair justice. इसके साथ साथ आपको ह्यूमन राइट्स को भी ध्यान में रखना है, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू करनी है, और आपको क्या करना है, ह्यूमन डिग्निटी को भी आपको सर्व करना है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि आप कह सकते हैं, एक तो बात यह है कि आपको रिजॉल्व करना है इशूज ऑफ लॉ, एलिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड अवॉइड एनी मिसकैरेज ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस सिस्टम। सबसे बड़ी बात यह है, जस्टिस सिस्टम का फेलियर जो है वो आपको पूरी तरह नलिफाई करना होगा। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आपने किसी को फांसी पे चढ़ा दिया, उसके बाद आप ये कहें कि नहीं वो तो गलती हो गई और फैब्रिकेट किए गए थे और जो एविडेंसेस थे उनसे छेड़छाड़ की गई थी। अगर आपने किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी है तो आप उसमें कितनी भी माफ़ी मांग लें, उससे कुछ वापस नहीं आएगा, उससे कोई चीज़ हासिल मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल गैलीलियो का दे के बताती हूँ। अब जाके जो चर्च है, जो पोप ने इसकी माफ़ी मांगी थी, इतने कई सालों बाद, कई 100 साल के बाद, कि गैलीलियो ने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था, है ना। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, आपने एग्जीक्यूट कर दिया, आपने 200 300 400 साल पहले किसी आदमी को एग्जीक्यूट कर दिया। आज आप माफ़ी मांग भी लेंगे तो क्या होगा, आपने कितना बड़ा टैलेंट, एक लाइफ आपने ख़त्म कर दी। मतलब ये गैलीलियो का मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है। तो ये तो हम क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, ये तो आप कई सालों की 400 300 400 साल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी बात करते हैं तो ये सेम चीज़ है ना, कि अगर आपने किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया तो बाद में अगर आप ये कह भी दें कि नहीं हमसे गलती हो गई और हमने सही से जाँच नहीं की थी, पड़ताल नहीं की थी और फैब्रिकेशन हुआ था और उसमें थोड़ी सी जो आप कहते हैं लापरवाही हुई थी या कोताही बरती गई थी, तो उससे कोई चीज़ होगी नहीं। इट विल नॉट ब्रिंग द डेड मैन, इट विल नॉट मेक द डेड मैन अलाइव, राइट। सो आपको डेथ पेनल्टी के लिए आपको 100% श्योर होना है कि जस्टिस सिस्टम में कोई भी कोताही ना हो। फॉर इंस्टेंस, प्रोवाइडिंग अ कंपेटेंट डिफेंडेंट विद रिसोर्सेज, टाइम, स्किल्स टू अवॉइड आर्बिट्री एंड कैप्रियस इम्पोजिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, ये बात हो गई है। इसके बाद जब हम बात करते हैं consistent judicial approach with due consideration of restorative and rehabilitative aspect of justice to avoid any grave cost of imposition of death penalty। मतलब जो rehabilitation की बात हुई है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस व्यक्ति को दी जा रही है और क्या उसमें rehabilitative या आप कह सकते हैं कि restorative कोई क्वालिटी है या नहीं है, कि उसको अगर अपन मौका दें तो क्या वो सुधर सकता है या नहीं सुधर सकता, या वो आप जिसको बोलते हैं कि वो कंपल्सिव ऑफेंडर है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडिंग कंपेलिंग जस्टिफिकेशन फॉर penalty to avoid excessive punishment and maintaining the utmost respect for the value of life। Of course, value of life को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। Ensure that the mercy petition act as a final bulwark against miscarriage of justice with a time-bound disposition to avoid the agony of uncertainty। तो आपको ये पता करनी पड़ेगी कि अगर कोई चीज़ अगर गलत हुई है, अगर जस्टिस कहीं जस्टिस चूका है, तो आपको उसको पूरी तरह से नलिफाई करना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक एनी चांसेस ओवर देयर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो जस्टिस की हत्या करने जैसा होगा। We have come to an end of the death penalty. I hope
यू आर थ्रू विद दिस, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हुई है तो क्या करना है मालूम है ना, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है magnetbrains.com। इस पे जाएंगे, हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज चलते हैं NTSC, ओलंपियाड, CUET सब कुछ चलते हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको जाना है ओलंपियाड पे जाएंगे, ओलंपियाड पे खोलेंगे, यहाँ पे वॉच नाउ का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस। जितने भी हमारे वीडियोस हैं आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेंगे, आपको सिर्फ स्क्रॉल अप करना है एंड यू विल बी थ्रू विद इट, राइट। जो भी पेज खोल के देखना चाहते हो वो आपको मिलेगा, जितना देखना चाहते हो उतना देखो। मोर वीडियोस देखने हैं वेरी गुड, नहीं देखना है नेक्स्ट पे जा सकते हो, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन, ठीक है। यूट्यूब पे भी बिल्कुल सही है, यूट्यूब तो आप लोग को ऑलरेडी आते ही है कि हमारे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट वहाँ मिल जाएगी। कोई भी रेगुलर अपडेट्स हैं तो हमारे FB और इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे। कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई बात करनी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो पहले वाले वीडियो और आने वाले वीडियो की लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है। थ्रू है, कोई कन्फ्यूजन किसी तरह की, कोई आपको कोई कन्फ्यूजन की स्थिति हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ते जा रहे हैं, साथ में पढ़ते हुए चलना, क्योंकि IGKO का सिलेबस जो है वो डिफाइंड नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, और आ गई है डेट, तो हमारे पास टाइम है नहीं ज़्यादा, ठीक है। कम टाइम है, खूब सारा पढ़ना है, तो खूब सारी तैयारी कर लो। एन्जॉय योर सेल्फ, हैव फन इन रेस, हैव गुड स्टडी टाइम, गुड वर्क टाइम, गुड एवरीथिंग एंड बी गुड। Thank you so much.